जी माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका द आरएन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं उस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जो हमने टॉपिक लास्ट लेक्चर में किया था। दैट इज कौन सा किया था सर अपने ने? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर बिकॉज रेडियो एक्टिव डिके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ही आते हैं, because radioactive decay is also an example of first order kinetics। ठीक है सर। देन सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि अगर प्रेशर या बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कैसे उनको सॉल्व करना है। अगर हमें क्वेश्चन दे दिया एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, बट अब हमें कंसंट्रेशन ना गिवन होकर टोटल प्रेशर या बोल दो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स गिवन है, ऐसे में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू, वो फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पहले हम बात करते हैं सर अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, आंसर नंबर 1 जी। तो आंसर 1 के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है सर। सो फर्स्ट आंसर के बारे में अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है, हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 6930 ईयर्स। एक C14 आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, किसका है? कार्बन का है, और इसका हाफ लाइफ दे दिया 6930। तो ऐसे में आप पहले तो आपको टी हाफ अगर गिवन है, कितना टी हाफ गिवन है? 6930 ईयर्स। तो आप पहले तो कैलकुलेट कर लो सर इसका रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 6930। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻⁴ यूनिट आ जाएगी ईयर्स इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिक्राफ्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 75% ऑफ द C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। तो कैसे करते हैं सर? जैसे हम लोगों को पता है कि जनरल जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी। वैसे हम केटी भी लिख सकते थे, तो ये भी इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग initial concentration of the reactant divided by concentration of the reactant at time t, that is A naught minus x। तो A naught मतलब इनिशियल कितनी अमाउंट थी, A naught minus x मतलब टाइम t के बाद रिएक्टेंट कितना बच गया। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, बट यहाँ पे हमें क्या दे दिया? C14 दे दिया। तो लेट सपोज जो C14 की कंसंट्रेशन है लिविंग ट्री में जो अभी प्रेजेंट है दैट इज 100%, और जो आपको वुड आर्टिक्राफ्ट मिला है उसमें कितना C14 है? ओनली 75%। मतलब जो अभी लिविंग वुड है आज से 100-200 साल बाद वो क्या हो चुका होगा? डेड हो चुका होगा, है ना। तो उस टाइम के जो लोगों को वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में या जो आर्कियोलॉजिकल साइट पे वो वुड मिलेगा, उस वुड में जो C14 की अमाउंट है वो कितनी है? 75% रिलेटिव टू आज। ठीक है। तो कैसे डील करना है? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि आपको C14 बोला गया है कि 75% बचा है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से मिला है, किसके रिस्पेक्टिव में? लिविंग ट्री में। तो लेट अज्यूम कर लो लिविंग ट्री में जो C14 है वो 100% है, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट से जितना मिला है वो उसका क्या हो जाएगा? उसको हम किस में पुट करेंगे? A naught minus x में। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास आपको क्या निकालना है? टाइम ऑफ द सैंपल की वो जो वुड है आर्कियोलॉजिकल साइट से जो वुड मिला है वो कितना साल पुराना है, वो आपको टाइम निकालना है। तो आप पुट करोगे t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट लॉग। तो जो C14 की वैल्यू हम ये अज्यूम करते हैं कि लिविंग ट्री में 100% है, तो उस वुड क्राफ्ट में कितनी बची है सर? 75%। तो 100 बाय 75 आ जाएगा। तो आप कितना पुराना वो वुड आएगा? तो 2.303 के की वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 10⁻⁻⁴ लॉग 100 बाय 75 को आप ऐसे कर सकते हो 4/3। ठीक है सर। अब तो आपके पास t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻⁻⁴, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁴, और log 4/3 को लिख सकते हो log 4 माइनस log 3। ठीक है सर। और तो आपके पास टी टाइम कितना आएगा? 2.303 इंटू, ठीक है, log 4 की वैल्यू जनरली गिवन होगी आपको क्वेश्चन में 0.6020 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। ठीक है बेटा, इंटू
10⁻⁴। और यहाँ पे आपके पास जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 28 अप्रोक्सीमेटली 2898 ईयर्स। इतना पुराना वो वुड क्राफ्ट है। ठीक है सर। तो कभी भी आपको, अच्छा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता था, वुड की जो C14 के अमाउंट है इट इज डिक्रीज्ड बाय 75%, है ना। तो इफ बाय 75% होता ना तो यहाँ पे 100 माइनस 75 करते, क्योंकि उसने बोला कंटेनिंग वुड हैड ओनली 75%, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कितना बचा हुआ है, C14 कितना परसेंटेज बचा हुआ है, 75 लिखा है। ठीक है, तो ये इसका ध्यान देना, बाय 75 तो 100 माइनस 275 जैसा यहाँ पे मेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे 75 आएगा सिर्फ। ठीक है बेटा, तो इन पॉइंट्स पे आपने थोड़ा ध्यान देना है, तो काइंडली पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, बट मैं यहाँ से शुरू कराता हूँ। तो आंसर नंबर 2 देखिए, तो आंसर नंबर 2 क्या है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। एक रिएक्शन करा दी और रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है 2N2O5 गैस किसमें डिसोशिएट हो रहा है सर, 2N2O4 प्लस O2 गैस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम, और आपको डेटा में किसकी इंफॉर्मेशन दे दी, टोटल प्रेशर की। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और आपको प्रेशर में डील करना है, तो आप प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह डील कीजिए। ठीक है बेटा, तो लेट टाइम 0 पे हमें क्या इंफॉर्मेशन, अच्छा टाइम 0 पे हमें टोटल प्रेशर दिया है 0.5। टाइम 0 मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, तो उसमें जो प्रेशर होएगा सिर्फ किसकी वजह से होएगा, N2O5, तो वही वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.5। अच्छा टाइम 100 सेकेंड पे, 100 सेकेंड तक पहुंचते हैं N2O5 डिसोसिएट कर चुका है N2O4 एंड O2 में, और तीनों का जो पार्शियल प्रेशर का सम है वो कितना आ रहा है, तो तीनों के पार्शियल प्रेशर का सम आ रहा है 0.512। ठीक है, ये पी टोटल आ रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला प्रेशर को इधर मोल्स की तरह ट्रीट करना है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 0.5 आपका प्रेशर था टाइम 0 पे, लेट उसमें से कितना पार्शियल प्रेशर कम हो गया, 2p। उसी रेशो में आपने पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करना है रिएक्टेंट का, जिस रेशो में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और प्रोडक्ट उसी रेशो में बनेंगे जिस रेशो में जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। सो 2 मोल से 2 मोल N2O4 बनेगा, तो अगर इधर 2p प्रेशर कम हुआ है तो उतना ही N2O4 का प्रेशर बना होगा, 2p पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, और O2 का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा सर p। ठीक है, अच्छा एक लॉ होता है दैट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ ये बोलता है पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है किसी गिवन मिक्सचर में हर गैसियस कंपोनेंट का जो खुद का उसका प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर, और हम कभी भी टोटल प्रेशर को प्लस माइनस नहीं करते, हम पार्शियल प्रेशर्स को ही प्लस माइनस करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, P टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज 0.5 माइनस 2p, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज 2p, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज p, तो ये P टोटल। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज P टोटल कितना है 0.512, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.512 माइनस कितना आ जाएगा सर, 0. आपके पास 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.01218। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल p। अच्छा ठीक है बेटा, तो अब हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने जो पढ़ रखा है दैट इज 2.303 बाय t log, क्या पढ़ा है सर आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t A0 माइनस x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बट कंसंट्रेशन तो है नहीं, यहाँ पे क्या गिवन है, प्रेशर। तो अब आप वही, तो इनिशियल प्रेशर दैट इज P0 डिवाइडेड बाय प्रेशर एट टाइम t। ठीक है, तो टाइम t पे कितना प्रेशर है, किसका, रिएक्टेंट का, टोटल प्रेशर नहीं रिएक्टेंट का। तो आप वैल्यू जब पुट करोगे ये आएगा 2.303, कितना टाइम 100 सेकेंड, लॉग इनिशियल प्रेशर 0.5, टाइम t पर कितना प्रेशर होगा N2O5 का 0.5
माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2p, 2p कितना है 2 इंटू 0.012, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 10⁻⁻2 और इधर आ जाएगा लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय 0.476, ठीक है बेटा। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा सर 4.8 के आसपास आ जाएगा, 4.98 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 4.98 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आंसर आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, दैट इज nth ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम बात करते हैं सर nth ऑर्डर रिएक्शन की, nth ऑर्डर रिएक्शन, तो nth ऑर्डर रिएक्शन मतलब एक जनरल ऑर्डर के लिए अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। तो nth ऑर्डर का जो मैं जनरल एक्सप्रेशन आएगा, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बाकी वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। क्यों नहीं होगा वो भी हम समझते हैं। सो लेट सपोज एक रिएक्शन हो रही है ए, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बी में, और यहाँ पर लेट टाइम जीरो पे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, टाइम टी पर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आ गई ए नॉट माइनस एक्स, प्रोडक्ट कितना बन गया एक्स, ठीक है सर। तो जैसा कि अभी तक हम जितने भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे थे, तो ए नॉट को कैपिटल ए नॉट माइनस को कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी ए टी लिख रहे हैं। nth ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो आएगा रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर क्या आ जाएगा n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पर आपके पास, और आप जानते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन को इन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना, माइनस डी ए बाय क्या आ जाएगा सर बताइए आपके पास, डी टी, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर क्या आ जाएगा n। देन इसको हम रीअरेंज करेंगे, सेम वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे, तो डी ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टाइम जीरो से लेकर टाइम टी, और टाइम जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन क्या है ए नॉट, टाइम टी के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन क्या है ए टी, ठीक है। जब आप इस इंटीग्रेशन को करोगे आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, पावर आ जाएगा n-1 माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, पावर आ जाएगा n-1 एंड इट इज इक्वल टू के टी, ठीक है। सो ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आता है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा। nth ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस एक्सप्रेशन के लिए n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 हो जाएगी तो सर ये नॉट डिफाइंड सा ही आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के अलावा ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो या फिर जीरो ऑर्डर हो या हाफ ऑर्डर हो, कितने भी ऑर्डर की काइनेटिक्स हो। सो इसी में अगर मैं फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो अगर मैं बात करता हूँ सर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, तो 2 माइनस 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के टी। सो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए
एट टाइम t 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा सर, के टी। सो ये एक्सप्रेशन आता है फॉर योर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है सर। हाँ जी बेटा, तो लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था सेकेंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन। तो सेकेंड ऑर्डर एक्सप्रेशन, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमने जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था वो क्या आया था, 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। देन जनरल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, वो अब हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो जनरल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितने के बराबर हो जाए, ए नॉट बाय 2 के। तो ऐसे में उस टाइम को हम बोलते हैं टी हाफ। तो हमारे पास जो जनरल ऑर्डर एक्सप्रेशन है वो क्या है, 1 अपॉन एन माइनस 1 ए टी पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, के टी। ठीक है बेटा। सो अगर मैं ए टी को ए नॉट बाय 2 पुट करूँगा तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा सो वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि के टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय एन माइनस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट एन माइनस 1। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है टी हाफ इज इक्वल टू 2 रेज पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ठीक है, और इनटू 1 अपॉन के इनिशियल कंसंट्रेशन पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस 1। सो ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है टी हाफ के लिए। तो हम बोल सकते हैं टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n माइनस 1। सो दिस विल बी आवर जनरल एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ। ये जो टी हाफ है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1 के ऊपर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जनरल एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर हाफ लाइफ पीरियड के लिए। ठीक है, सो अभी हमने डिस्कस कर लिया है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। अब हम बात करेंगे कि बेटा टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है सर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में अब हम बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का हमने ये इफेक्ट देखा है कि जनरली, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जनरली with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature, rate of reaction increases। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड विथ इंक्रीज इन with increase in temperature by 10 degree Celsius, rate of the reaction ROR मतलब rate of the reaction increases by 2 or 3 times। तो 2 या फिर 3 टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ये हमने ऑब्जर्व किया है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। ठीक है बेटा, और इसी को रिलेट करता है एक कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? म्यू से, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट स्टेट, so it is the ratio of rate of the reaction at temperature T plus 10 degree Celsius and rate of the reaction at temperature T degree Celsius. So this is defined as temperature coefficient. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है सर? रेशियो होता है रेट ऑफ द रिएक्शन का एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टू रेट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमें ये पता है बेटा कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है उसको हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n, है ना, फॉर कांस्टेंट कंसंट्रेशन, फॉर कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। और फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट is equal to rate value of rate constant at temperature T plus 10 degree Celsius by rate value of rate constant at temperature T degree Celsius। तो आपके पास ये किसकी रेशियो आती है सर? टेम्परेचर कोफिशिएंट की, ठीक है बेटा। अब इसी टेम्परेचर के इफेक्ट को हम एक ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। काइंडली नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर, जैसे कि अभी बताया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बाय वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। एंड जनरली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो बिटवीन 2 and 3 होती है। इफ क्वेश्चन में आपको इनको बोला कि ये रेशो में है और आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू क्या होगी, तो आपसे 3, अगर दोनों रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं गिवन है और फिर भी आपको पूछा जा रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, तो जनरली हम क्या लेके चलते हैं? 2, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम एक कर्व होती है जिसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो उसकी हेल्प से भी हम इसको बता सकते हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी के बीच जो ग्राफ होता है, इसमें हमें ये पता लगता है कि सर किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो अगर हम देखते हैं कि कोई एक रिएक्टेंट है तो उसमें हर मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो अगर हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है और बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि राइट साइड आते हुए एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इधर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन मेजरली जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो इस रीजन में रहती है, ठीक है सर। तो यहाँ पर इस रीजन के बीच में मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रहती है, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसको हम अज्यूम करते हैं कि वही हमारी रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है और उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ER से, ठीक है बेटा। अब कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होएगा जब वो एक मिनिमम एनर्जी पोजेस करता है और उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं सर? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। So threshold energy is the minimum energy which must be possessed by reactant molecules to be converted into products, ठीक है। और ये जो ग्राफ बन रहा है, let this graph is made at temperature T, ठीक है। अब आपने क्या चाहा, आपको रिएक्शन को फास्ट करना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि सर टेम्परेचर बढ़ा दो, आपने बोला, सर ने बोला है टेम्परेचर बढ़ाने का तो बढ़ाने का। तो अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये कर्व है ये ऑलमोस्ट ये कर्व जो है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। राइट साइड को शिफ्ट क्यों हो रही है? क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी इस पोर्शन में था अब उनकी एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने से,
मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, अब तो ग्राफ जो राइट में शिफ्ट होगा, क्यों, एनर्जी अगर बढ़ती है तो राइट को जाते हैं। तो अब आप ग्राफिकली आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि सर जैसे ही टेम्परेचर मैंने T+10 डिग्री सेल्सियस किया और ग्राफ जब मैंने उसका प्लॉट किया तो मैंने ये देखा कि सर ग्राफ का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, पहले के मुकाबले डबल हो गया है। ठीक है सर, तो जो ग्राफ का एरिया है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया सर, पहले के मुकाबले डबल हो गया है। सो दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो ये बताता है कि सर जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे ही एरिया अंडर द ग्राफ भी इंक्रीज हो गया आफ्टर थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अब पहले के मुकाबले ज्यादा मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी कर्व को क्रॉस कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के पॉइंट को क्रॉस करेंगे उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस हो गए उतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के। ठीक है सर, सो दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इधर जो इस कर्व में ई आर है, दिस इज योर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर, और इसी तरीके से ETH का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी में थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कराने के लिए कितनी मेरे को रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे सर उसे, एक्टिवेशन एनर्जी, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EA से। सो EA को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी which must be given to reactant molecules so that they can cross the threshold energy barrier। ठीक है सर, तो नेक्स्ट अब हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को रिगार्डिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के टॉपिक को। और अब हम डिस्कस करते हैं सर कोलिजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी को डिस्कस करते हैं, कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी हमें ये बताती है कि जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं उसमें बायोमोलिकुलर रिएक्शंस खासकर जो गैसियस फेज में होते हैं, तो जो उनका रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कोलिजन्स के ऊपर। तो आप तो बोलोगे सर गैसेस हैं, रैंडम मोशन होएगा, रैंडम मोशन होएगा तो कोलिजन तो होएगा ही होएगा, बट कोलिजन नहीं, इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, 33% पास मार्क से पास तो हो रहे, बट इफेक्टिवली पास मतलब, तो इफेक्टिव कोलिजन से कहने का ये मतलब होता है ऐसे कोलिजन्स जिसमें जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करे तो जो वो कितने कौन से एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस कर दे, उतना एनर्जी उतना इंपैक्ट होना चाहिए उस कोलिजन में कि जो एनर्जी हो मॉलिक्यूल की, जो ट्रांजिशन स्टेट जब बने तो जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को एटलीस्ट क्रॉस करे, या मिनिमम उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। ठीक है सर, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, फुल इम्पैक्ट। कभी भी कोई भी कोलिजन तब फुल इम्पैक्ट होता है उस कोलिजन में जब वो कोलिजन कैसा होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है। तो कोलिजन थ्योरी में हमें ये पता लगता है कि सर कोई भी कोलिजन से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते, किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होना जरूरी है, और इफेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए दे मस्ट क्रॉस द मिनिमम एनर्जी बैरियर, एंड दैट मिनिमम एनर्जी बैरियर इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, दूसरा कि सर अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्रॉस भी कर दिया है बट वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, मतलब हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा, फुल इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो नहीं होगा सर, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के अलावा एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए जिससे उनके बीच में क्या हो, प्रॉपर कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन हो। ठीक है, सो this collision theory is generally applicable for bimolecular gaseous reactions, gaseous
रिएक्शंस, ठीक है। और बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस में प्रोडक्ट तभी बनेगा जब कोलिजन्स कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स। और इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। पहला, इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा जब वो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो एनर्जी बैरियर। तो इफेक्टिव कोलिजन में पहली कंडीशन होनी चाहिए कि reactant molecules should cross the minimum energy barrier, and that energy barrier is known as threshold energy barrier, ठीक है। to convert into product, reactant molecules must possess minimum energy that is threshold energy, ठीक है। टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस मिनिमम एनर्जी दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है सर। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी तो वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो जितने भी मॉलिक्यूल जो इस रीजन में आएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रीजन में लाई करेंगे वो बिल्कुल भी आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के साथ को क्रॉस कर चुके होंगे या उतनी एनर्जी पोजेस कर रहे होंगे, तो उनके चांसेस है कि दे में कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है सर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी, ठीक है, ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, ठीक है सर। और दूसरा होता है आपका सेकेंड फैक्टर इज योर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि सर फॉर इफेक्टिव कोलिजन द impact or the collisions between the molecules must be effective, और उन collisions को वो तभी effective होगा जब molecules are in proper orientation, ठीक है। सो orientation से कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास A2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसका कोलिजन और हमने प्रोडक्ट बनाना है B2 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है A2 एंड B2, ठीक है। ये एक दूसरे को एकदम हेड ऑन क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। याद रखना बेटा, कोई भी सिस्टम तभी स्टेबल होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब जब ये कोलाइड करेंगे तो इनकी जो पुरानी बॉन्ड्स होगी वो डिसोशिएट होगी, तो यहाँ पे होगा आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। और जैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन होएगा तो कहने का मतलब ए मॉलिक्यूल्स के आपस में बॉन्ड टूटेगी, बी मॉलिक्यूल्स की भी बॉन्ड टूटेगी, बट साइमल्टेनियसली ए और बी मॉलिक्यूल्स की भी आपस में बॉन्ड फॉर्म होगी, ठीक है। और इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं सर, ट्रांजिशन स्टेट। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम इसे कहते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड इट इज हाईली अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये तो आप भी जानते हो कि बेटा, है ना, कहीं से टूट रहे हो कहीं जुड़ रहे हो, है ना, कितना अनस्टेबल होता है कि भाई पिछले वाले को पता लग गया आगे कहाँ आप अप्रोच कर रहे हो, पिटे जाओगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन, नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब आपका बॉन्ड फॉर्म होएगा तो पुरानी बॉन्ड टूटती है तभी तो नई बॉन्ड बनती है। तो यहाँ ए और बी की बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा।
सो अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया सर, प्रोडक्ट। पहले क्या था, रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन तभी मानी जाएगी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एटलीस्ट उनके बराबर होएगी, और जब वो कोलिजन होएगा वो हेड ऑन कोलिजन होएगा, तब जाकर आपका जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगी। अब आप बोलोगे सर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो इस रीजन में लाई कर रहे हैं सर, उनके पास तो पहले से एनर्जी होगी, बट मैं चाहता हूं मेरे मैक्सिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करें, तो उसको क्रॉस करने के लिए जो मैं उनको मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करूंगा ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सो अब हम डिस्कस करते हैं सर एक्टिवेशन एनर्जी को, और आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी, कि सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सो इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम amount of energy given to reactant molecules to convert into sorry, it is the minimum energy of reactant molecules to cross the threshold energy barrier। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो आप मिनिमम एनर्जी देते हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, दैट इज नोन योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा। सो अगर मैं ग्राफिकली बताना चाहूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ हम बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शंस। सो अगर मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करता हूँ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सर जहां पर हीट रिलीज होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम बोलते हैं जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब सर एनर्जी रिलीज विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड एनर्जी के बीच में, तो एनर्जी इज ऑन वाई एक्सिस एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर। तो यहां पर इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट आर एट हाई एनर्जी वेयर एज द प्रोडक्ट आर एट लो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज होगी ना प्रोडक्ट बनने के साथ ही, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में लेस होती है, और ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है सर आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, और जो ये पीक होती है, दिस पीक, इस पीक पे जाके आपकी क्या बनती है, टी डॉट एस। टी डॉट एस मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है सर। अब एनर्जी के टर्म में अगर मैं डिस्कस करूं, सो जो ट्रांजिशन स्टेट पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH। और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो हमें देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है सर। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है लेट्स सपोज ER, और मैं इसे HR भी लिख सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की, वो हम क्या लिख सकते हैं, HP और EP, है ना। तो कैसे भी मैं रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हम लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर,
एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर माइनस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, समीशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, समीशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़ रखा है। और वेयर एज EA इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो ये एनर्जी डिफरेंस होता है, दिस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, इज योर डेल्टा H, इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर। और ETS क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का रेफरेंस लेवल से, यहाँ से जो एनर्जी होता है दैट इज योर एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, और क्या बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ठीक है सर। सिमिलरली अगर आपने फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो बेटा एंडोथर्मिक के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिनके केस में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है, तो वही एनर्जी, अच्छा एनर्जी कई बार पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, वो करेक्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो तो पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, या नॉर्मल एनर्जी टर्म आप लिख लो, तो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब आप ग्राफ बनाते हो बेटा, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको आप लिख भी सकते हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप ऐसा बोल सकते हो, फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप ऐसा बोल सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर, तभी वैल्यू नेगेटिव आएगी। वहीं पर जब हम एंडोथर्मिक में जाते हैं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पे ये आपके पास क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट जो पीक होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वही थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है हमारा, जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होगी दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ पर आपके पास ये कौन सी एनर्जी होगी सर, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है सर, तो ये आपके पास होगी एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर, और वहीं पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसको मैं डेल्टा HR और ER भी लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा HP और EP भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होएगा इट इज लेस देन एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब आप बोल रहे हो सर एंथैल्पी चेंज को फिर चेंज, सर कभी भी हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एग्जैक्ट एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं करते, उनकी हम एंथैल्पी चेंज ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का तो वही रिलेशन आएगा सेम इधर भी, इट इज समीशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे एक दूसरे को कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो नाउ वी टॉक अबाउट द अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, अगर स्पेलिंग में गलती हो जाए तो माफ करना, ठीक है बेटा। आपके पास एनसीईआरटी खुली होगी, एनसीईआरटी बुक अपने साथ लेके बैठना, है ना। ऐसे ही कोई भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हो भरोसा मत करो, एनसीईआरटी बुक रखो साथ में, ताकि अगर थोड़ी बहुत चेंजेस भी हो तो, या थोड़ा 19-20 हो जाए तो आप करेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे कई बार एनसीईआरटी बुक में यहाँ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ना देख के टाइम दे दिया जाए या रिएक्शन टाइम दे दिया जाए, वेरी कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, बट मतलब एक ही होता है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अरेनियस इक्वेशन की। तो अरेनियस इक्वेशन
हमें ये बताती है कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट या बोल दो रेट ऑफ द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा, जो भी पहले ग्राफ बनाया था ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे? ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो, तो अरेनियस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, या बोल दो कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, और क्या बोल सकते हो क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर इज इक्वल टू किसके बराबर? एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। सो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे या आप किससे एमसीक्यू आ जाए बोर्ड में कि बताओ कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? ई रेस पावर माइनस ए बाय आर टी। और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उतना ही ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई ए बाय आर टी। और यहाँ पर हम जानते हैं कि रेट फॉर कांस्टेंट कंसंट्रेशन, अगर मैं कंसंट्रेशन को कांस्टेंट समझूं, और हम जनरली जो कंसंट्रेशन लेके चलते हैं वो इनिशियल ही होती है जो कि कांस्टेंट रहेगी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, एंड फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 and 2 we can say rate constant is directly proportional to exponential power minus EA by RT, and rate constant is equal to directly proportional का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा जो आता है A e रेस पावर माइनस EA by RT। ठीक है सर, और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में K का तो मतलब क्या होता है? रेट कांस्टेंट। अब आपका क्वेश्चन आएगा क्या ये सर फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर? सर सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, ए का मतलब होता है अर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, अर्हेनियस कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसे हम कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी हम इसे कहते हैं। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू हम पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है सर, वहीं पर अगर कैलोरीज में डील करना होगा तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम पुट करते हैं 2.18 या 2 भी पुट कर सकते हैं कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है सर, और आपके पास T आता है टेम्परेचर। ठीक है, T इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो यूनिट पुट करेंगे थ्रू आउट केमिस्ट्री हम टेम्परेचर केल्विन में ही डील करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ EA का मतलब क्या है? EA का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसकी जो यूनिट हम यूज करेंगे ऐसा यूनिट होती है जूल, या फिर क्या यूज कर सकते हैं? किलो जूल भी यूज कर सकते हैं। बट ध्यान क्या देना है आपने कि सर अगर एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में होगी ना, आर की वैल्यू को थोड़ा ध्यान देना होगा। चलो वैसे क्वेश्चन कराने ही है तब समझाऊंगा, सो काइंडली नोट इट डाउन। आई होप आपने लिख लिया होगा एक्सप्रेशन को। सो हमने अरेनियस इक्वेशन क्या कैलकुलेट की? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू अरेनियस कांस्टेंट इनटू ई रेस पावर ई ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? आर टी। सो दिस इज आवर अरेनियस इक्वेशन, और ए को क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। और आपका यहाँ पर
अरेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम यूनिट्स के बारे में बात तो कर चुके हैं, बट मैंने दो टर्म्स की यूनिट के बारे में बात नहीं की, दैट इज रेट कांस्टेंट एंड अरेनियस कांस्टेंट। सो सर, जो एक्सपोनेंशियल की पावर होगी ये यूनिटलेस होगी, तो यूनिटलेस क्वांटिटी आएगा ये ओवरऑल e रेज़ पावर माइनस a बाय RT, क्योंकि ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। सो e पावर माइनस a बाय RT बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिटलेस होता है, तो मतलब k और a की जो यूनिट होगी वो सेम होगी। तो यूनिट ऑफ k एंड a आर आइडेंटिकल इज आइडेंटिकल, जो दोनों की यूनिट होगी वो सेम ही होगी, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगी। तो पहला पॉइंट तो ये होगा। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन आता है हमसे कि सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, तो क्वेश्चन है सर आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? और ऐसे पूछ सकता हूं, लिमिट टेम्परेचर अप्रोचेस टू इनफाइनाइट और k की वैल्यू क्या होगी, ये मैं आपसे पूछूं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कुछ पूछता हूं क्वेश्चन, तो कैसा सॉल्यूशन आपने करना है? तो अगर आप k की मैक्सिमम वैल्यू बोल दो, रेट कांस्टेंट मतलब k की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब टेम्परेचर इनफाइनाइट रीच करेगा। तो मैं ना ऊपर के एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, तो मेरे को दोनों तरफ मैं लिमिट लगाता हूँ टेम्परेचर पे अप्रोचेस टू इनफाइनाइट a बाय e रेज पर e a बाय क्या हो जाएगा RT। अच्छा, अब टेम्परेचर तो डिवीजन में है, इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है? 0। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट टेम्परेचर अप्रोचेस टू इनफाइनाइट a, और ये हो जाएगा e पावर 0 और समथिंग पावर 0 1। तो आप बोल सकते हो लिमिट अप्रोचेस टू टेम्परेचर इनफाइनाइट और k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? a की। या आप बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होता है सर? रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब सर ऐसी वैल्यू में सर आपको बोल दिया जाए कि भाई निकालो अरेनियस ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, तो निकालना मुश्किल होएगा, तो अब हम यहाँ पे लॉग का यूज करेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन है k इज इक्वल टू a e रेज पर माइनस ई ए बाय आर टी। दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग लोगे, नेचुरल लॉग मतलब लॉग बेस ई। सो नेचुरल लॉग इज इक्वल टू ln k ln a प्लस ln नेचुरल लॉग ई रेज पर माइनस ई ए बाय आर टी। तो यहाँ पर आपके पास ln के आप एज इट इज रखोगे, ln a भी एज इट इज। अच्छा, ln का मतलब होता है log e, ठीक है, log बेस e, और जब भी बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ई ए बाय आर टी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, पावर में है, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ln को मैं लिख रहा हूँ log बेस e इंटू ई, तो ये वाली वैल्यू ऐसे में हमेशा ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a, ठीक है, माइनस ई ए बाय आर टी। एक्सप्रेशन है नेचुरल लॉग में, बट हमें नेचुरल लॉग की वैल्यूज ना गिवन होती है ना हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में, हम यूज करते हैं लॉग बेस 10, और लॉग बेस 10 को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली लॉग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सर log k इज इक्वल टू log a में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला था बट डायरेक्ट नहीं लिखते, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ln k को मैं लिख सकता हूँ 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस क्या आएगा सर? ई ए बाय आर टी। अब 2.303 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? log a k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 RT. So this will be your expression, ठीक है।
तो ये आपके पास सर एक्सप्रेशन आएगा फॉर किसके लिए सर, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट का ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। सो log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाय 2.303 आर टी। ठीक है। सो अगर मैं आपसे यहाँ पे ग्राफ पूछूँ इसका कि सर ग्राफ बनाइए, चलो, तो आप बोलोगे सर किसके उसके बीच में ग्राफ बताऊं, तो y एक्सिस के अलाउंग कौन सा वेरिएबल यूज करूं, मैंने बोला log k, है ना, log कहेगी नहीं, log k, और यहाँ पे आपने लेट सपोज यूज किया 1/t। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो y एक्सिस से शुरू होएगा और जहां से स्टार्ट होएगा वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, log a, और इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। तो क्वेश्चन पेपर में आपको ग्राफ बना के दे देंगे, बोलेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और किसकी वैल्यू दे देंगे, स्लोप की। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, आप बोलो सर नेचुरल लॉग के साथ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ k बाय 1/t। ठीक है। तब भी आपका जो ग्राफ बनेगा वो भी सिमिलर बनेगा, बस इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहां log a थी, यहाँ ln a, और स्लोप की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहां स्लोप में डिवाइड बाय 2.30 था, बट क्योंकि नेचुरल लॉग यूज करें तो अब स्लोप आ जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस ई ए बाय आर। सो दिस विल बी आर ग्राफ। ठीक है सर। अब टेम्परेचर के साथ हम, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई टेम्परेचर चेंज करोगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, कराया था टेम्परेचर कोफिशिएंट में, तो अज्यूमिंग कि एक्टिवेशन एनर्जी में ज्यादा चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, तब क्या रिलेशन आएगा सर, है ना। अब उसको भी हम करते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। आपके पास एक्सप्रेशन आ गया log k इज इक्वल टू log a माइनस क्या आएगा सर, ई ए बाय 2.303 आर टी। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एट t इज इक्वल टू t1 पर रेट कांस्टेंट है हमारे पास k1, एंड t इज इक्वल टू t2 पे रेट कांस्टेंट है हमारे पास k2। ठीक है सर। एंड गिवन t2 इज ग्रेटर देन t1। ठीक है। तो यहां पर जब हम अबव एक्सप्रेशन में, तो यह आएगा log k1 इज इक्वल टू log a माइनस ए बाय 2.303 आर t1। ठीक है। इसी तरीके से log k2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, log a माइनस ए बाय 2.303 आर t2। So this is equation number 1, this is equation number 2. Now equation number 2 minus equation number 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा एक्सप्रेशन log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू, जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा ई ए बाय 2.303 आर कॉन्स्टेंट है, 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक है सर। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इधर आपके पास आ जाएगा log k2 बाय k1, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m बाय n, ई ए बाय 2.303 आर 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक है सर। सो ये एक्सप्रेशन आता है। अब अगर कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स, डबल्स, तो रेट ऑफ द रिएक्शन की जो रेशो होती है वही रेशो रेट कांस्टेंट की भी होती है। ठीक है। सो जो असर रेट ऑफ द रिएक्शन पे पड़ेगा इस फॉर्मूले में विद टेम्परेचर, वही रेट कांस्टेंट पे भी पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, एक रिलेशन हमेशा याद रखना कि जो रेट कांस्टेंट की रेशो आएगी, जैसे k2 बाय k1 एट k2 क्या है, टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर t2, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर t1, यही रेशो इनकी रेट की भी आएगी, रेट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर t2, रेट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर t1।
सो रेट ऑफ द रिएक्शन की रेशियो बोले या रेट कांस्टेंट बोले, दोनों सेम ही है। इसके अलावा हमें पता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपके पास क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ये हमने निकाला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। रेट कांस्टेंट क्या होता है, T हाफ क्या होता है, 0.693 बाय K। सो हम बोल सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। क्यों कराया सर, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में उसका यूज होगा। सो एक एग्जांपल 1 अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल 1 में हमें देखा एक रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट्स में, जब टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर जो आपको T हाफ दिया है वो कितना दिया सर, 20 मिनट्स। ठीक है सर, फिर बोला है वही सेम रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है 5 मिनट में, जब टेम्परेचर कितना हो गया 350 केल्विन। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे T हाफ कितना हो गया 5 मिनट। ठीक है सर, और आपको बोला एक्टिवेशन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्या बताया सर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम बोल सकते हैं T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो यहां से हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 की रेशियो इज इक्वल टू T हाफ एट टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाय T हाफ एट टेम्परेचर T2। तो ये हम पुट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला लगाओ, तो log K2 बाय K1 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ log T हाफ एट टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाय T हाफ एट टेम्परेचर T2। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा सर, यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन एनर्जी बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो एक ये भी एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है जब रेट कांस्टेंट ना गिवन होकर T हाफ दे दे, तो घबराना नहीं है। अब वैल्यूज को पुट अगर हम करते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे log ऑफ T हाफ एट टेम्परेचर T1 इज 20 मिनट, T2 पे 5 मिनट, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, डिवाइडेड बाय 2.303। R की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में 8.314। ठीक है, टेम्परेचर याद रखना बेटा यहाँ पे हमेशा केल्विन में ही होगा, भले ही डिग्री सेल्सियस में दे तो डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करने का। ठीक है, मन करेगा बट नहीं करना, केल्विन में पहले कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे आपको लॉग की वैल्यूज भी दी जाएगी, लॉग वेस्टेंट की, तो ये आ जाएगा log 4 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 50, क्योंकि 350 माइनस 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 350। ठीक है सर, सो आपके पास यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा, log 4 की वैल्यू होती है 0.602, तो यहाँ पे आएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 350 इंटू log 4 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.602 क्वेश्चन में गिवन होगी, डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे करोगे 6, अब सारी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर लगभग आएगा 24,205 समथिंग 3 जूल पर मोल, क्योंकि आपने R की वैल्यू जूल में पुट की है। ठीक है सर, और बट हमें किलो जूल में भी लिख सकते, तो आंसर आ जाएगा 24.205 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन H2O रिलेशन दे दिया, रेट कांस्टेंट का हमें ये इस तरीके से एक्सप्रेशन दे दिया सर। ठीक है, और पहले तो पूछा जा रहा है हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये करना है, ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K निकालनी है अगर हाफ लाइफ पीरियड इज 200 मिनट। ठीक है सर, तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में पुट करना है। अच्छा याद रखना बेटा,
कि जब भी रेट कांस्टेंट की आपके पास वैसे वैल्यू है, आपको यहाँ इस इक्वेशन में उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बट क्वेश्चन में मिनट में दिया हो और आंसर में कुछ यूनिट ना डिफाइन हो तो आपने ऐसा ही यूनिट में आंसर देना है सेकंड में। सो यहाँ पे आंसर करते हैं 2, ठीक है सर। जब 2 नंबर आंसर करते हैं तो यहाँ पे आपको टी हाफ दे दिया, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका टी हाफ दे दिया 200 मिनट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है 200 मिनट, तो 200 मिनट मतलब कितने सेकंड हो गए, 12,000 सेकंड, ठीक है। अब आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो आपके पास आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय, इसको मैं पुट कर लेता हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁴। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा 5.8 समथिंग आ जाएगा, 5.8 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स के अराउंड आई थिंक आंसर आएगा आपका, ठीक है सर। देन ये तो आ गया रेट कांस्टेंट। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे जनरल जो एक्सप्रेशन पता है, ठीक है, कि सर मैं जानता हूं कि log k का जनरल एक्सप्रेशन है log k इज इक्वल टू log a, ठीक है, log a माइनस ई ए बाय 2.303 r इंटू 1/t, ठीक है। अब बेटा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ई ए बाय 2.303 r इज इक्वल टू 1/t कॉमन हो गया 10 इंटू 4 के बराबर है। कोई डाउट यहाँ पे? सो यहाँ पे आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी सर आपके पास 8.314 और इनटू आ जाएगा 10⁻⁴। सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1.98 इंटू 10⁻⁵ जूल, और क्योंकि पर यूनिट पर मोल तो है ये का आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। डन। तो आई होप अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, कंपेयर करना आता है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक है, काइंडली नोट इट डाउन। तो आई होप आपको एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन थ्योरी सब समझ में आ गया होगा। अब हम एक और फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करता है, दैट इज कैटलिस्ट। नाउ वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस which enhance the rate of reaction, ठीक है, rate of reaction by, ठीक है, by providing alternate path for the reaction through which, क्योंकि आपने देखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो था एक्सप्रेशन में e⁻⁴ उसमें एक्टिवेशन एनर्जी था, तो एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन में, जिसकी थ्रू विच क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रू विच एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन डिक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन डिक्रीजेस। तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, कहने का यह मतलब होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाएगा, तो इट डिक्रीजेस द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर through which activation energy for the reaction decreases, that is threshold energy barrier, that is threshold energy barrier को ये क्या कर देता है,
डिक्रीज कर देता है। ठीक है सर। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैटालिसिस। ठीक है। एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। ठीक है सर। इसके अलावा सब्सटेंसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो सब्सटेंसेस which decreases rate of the reaction are inhibitors। उन्हें हम क्या बोलते हैं? inhibitors कहते हैं। ठीक है सर। तो substances which decreases rate of the reaction are inhibitors। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा catalyst provide their surface for the catalysis। ठीक है। जो कैटलिस्ट होते हैं दे प्रोवाइड देयर सरफेस, और इसीलिए प्रोवाइड सरफेस कर, बिकॉज दे प्रोवाइड देयर सरफेसेस, तो हर एलिमेंट अपनी सरफेस प्रोवाइड तो है ना करेगा, सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो इसलिए डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं दे जनरली एक्ट एज अ कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव अवेलेबल फ्री ऑर्बिटल्स। ठीक है सर, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड their surface for the reaction, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स पहले आसानी से पास नहीं आ रहे थे अब पास आएंगे और इजीली रिएक्ट करेंगे। ठीक है सर, फॉर द रिएक्शन। इसके अलावा जो कैटलिस्ट होता है वो स्मॉल अमाउंट में भी आप यूज करोगे तब भी काम कर जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम है ना लार्ज अमाउंट में चाहिए था, नहीं, स्मॉल अमाउंट में। तो आप लिख सकते हो कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट ओनली। कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट ओनली। स्मॉल अमाउंट ओनली। ठीक है, तो सिर्फ स्मॉल अमाउंट में ही हमें चाहिए होता है। अब आपको ग्राफिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं एडिशन ऑफ H2, तो ये ऐसे रिएक्शन कराओगे तो बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन कराना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ ये कम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं जैसे पैलेडियम या प्लेटिनम, और हीट कर देते हैं। निकल इसलिए रब किया क्योंकि निकल के केस में हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट उसके रिलेटिवली पैलेडियम प्लेटिनम में कम टेम्परेचर में काम हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा? इथेन। सो यहाँ पे जो पैलेडियम और प्लेटिनम है दे एक्ट एज कैटलिस्ट। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एज कैटलिस्ट। ठीक है सर। अब रिएक्शन होती कैसे? ठीक है, तो ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो सेम ग्राफ अगर हम यूज करते हैं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अगर हम करते हैं यहाँ पे ग्राफ यूज, तो लेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना देते हैं। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है जहाँ पे ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, बीच में क्या आ रही है? ट्रांजिशन स्टेट। और जब ये ग्राफ है इट रिप्रेजेंट्स कि जो ये प्रोसेस हो रही है विदाउट कैटलिस्ट है, इट इज विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है सर। बट यहाँ पर जैसे ही आप कैटलिस्ट यूज करोगे वो क्या करेगा? एक शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करा देगा। शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करा देगा मतलब अब ये सेम प्रोसेस अब लो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे होगी। ठीक है, तो अब ट्रांजिशन स्टेट आपकी T.S डैश बन गई। ठीक है, तो आप बोल सकते हो विदाउट कैटलिस्ट जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो थी ETH। ठीक है, और विद कैटलिस्ट आपकी जो अब थ्रेशोल्ड एनर्जी आ रही है, सो विद कैटलिस्ट आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी आ रही है ETH डैश। तो आप देख सकते हो विद कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और विद कैटलिस्ट अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो आपकी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर गई, जो विदाउट कैटलिस्ट के केस में ज्यादा थी। ठीक है सर। तो जब आप कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे थे तो फिर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी EA ज्यादा थी देन EA डैश। ठीक है सर। तो यहाँ पे दिस इज विद कैटलिस्ट।
ठीक है सर। तो कैटलिस्ट का जब आप यूज करते हो तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन में से शायद पूछे बोर्ड में ना पूछे, बट पता होना चाहिए कि सर अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होएगी तो मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे फास्ट होएगा। सर देखो ना, अब पहले यहाँ पे 5 स्टूडेंट थे लेट्स सपोज, है ना, 5 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट ही यहाँ तक पहुंच पा रहे थे, तभी वो प्रोडक्ट बन रहे थे। अब जैसे ही थोड़ा सा मैंने हाइट को कम किया तो अब 5 की जगह 4 स्टूडेंट क्रॉस करने लगे, क्योंकि जो हाइट है मिनिमम एनर्जी बैरियर की आपको मिनिमम कितना क्रॉस करना पड़ेगा हाइट को कि आप कन्वर्ट हो जाओ प्रोडक्ट में, कितनी मिनिमम एनर्जी, अब वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी डिक्रीज होगी। अब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को, क्योंकि अब वो बैरियर ही मैंने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, जैसे कहने का ये मतलब है कि लेट सपोज कि पहले 50 स्टूडेंट्स पास होते थे, तो 50 मार्क्स थे आपके पासिंग मार्क्स, तो 50 मार्क्स थे तो 100 में से लेट सपोज 60 बच्चे ही पास हो पा रहे थे, 60। अब मैंने बोला यार बच्चे मेरे को तो 90 बच्चे पास कराने, मैंने क्या किया, लेवल ही गिरा दिया। मैंने बोला कि भैया अपना कम कर देते पासिंग मार्क्स, 50 की जगह 30 मार्क्स। तो मैं देख रहा हूँ जैसे ही मैंने 30 मार्क्स किया तो अब ज्यादा बच्चे पास होंगे तो ज्यादा बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। ठीक है बेटा। सो इसी तरीके से कि कैटलिस्ट क्या करता है, जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है उसको डिक्रीज कर देता है। अब डिक्रीज कर दिया, अब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो log K2/K1, तो चेंज किस में आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा EA माइनस EA डैश बाय 2.303 RT। सो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करूं तो थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है जब आप कैटलिस्ट का यूज करते हो। EA डैश क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो वो तो वैल्यू कम ही रहेगी सर, तो K2 की वैल्यू ज्यादा, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर कोई चेंज कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन को भी बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट, कैटलिस्ट डज नॉट या डजंट अफेक्ट, किस किस को इफेक्ट नहीं करेगा, पहला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दूसरा गिव्स फ्री चेंज ऑफ द रिएक्शन, किसी भी मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को वो परेशान नहीं करेगा, या बोल दो एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन 3 क्वांटिटीज को वो सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को ही इफेक्ट करेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस on the basis of mechanism, on the basis of mechanism। तो मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कितने टाइप की रिएक्शन होती है, 2 टाइप की रिएक्शंस होती है। पहली होती है एलिमेंट्री या क्या बोल सकते हो सर आप, सिंगल स्टेप। ठीक है, एलिमेंट्री या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शंस, elementary या फिर single step reactions। So those reactions which are completed in single step are elementary reaction। तो आप लिख सकते हो those reactions which are completed in single step
are known as elementary reactions. उनको आप क्या बोलते हो? elementary reactions are known as elementary reaction. First point. Second, इनमें जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो सम ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में जो सम होता है, सम ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, सम ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. बट ये भी हम हाइपोथेटिकली या थ्योरेटिकली नहीं बोलते, एक्सपेरिमेंट करके तब डिटरमाइन करते हैं. सम ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होता है. ठीक है. इसके अलावा आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, molecularity of reaction is equal to, molecularity of reaction is equal to the sum of stoichiometric coefficient, sum of stoichiometric coefficient. सर ये नई टर्म कहाँ से लेके आ गए मॉलिक्यूलैरिटी? तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज, तो सर मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज डिफाइंड एज, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है एंड इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the sum of molecules or atoms participating in ट्रांजिशन स्टेट, कि ट्रांजिशन स्टेट में कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे हम बताते हैं कि सर मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है. ठीक है. सो हमारे पास एक होते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, इसके बेसिस पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस. तो सर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है. तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है, कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट में एक ही मॉलिक्यूल होता है जो खुद ब खुद डिसोशिएट हो रहा होता है. ठीक है. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A2 कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और मैंने आपको ये, तो इस रिएक्शन की अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या है भाई? 1. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ बायमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शंस, तो अगर हम बात करते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शंस की, तो सर ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है? 2 होती है. कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट में, एक करवाया था ना जो ओरिएंटेशन वाला फैक्टर बता रहा था, तो ट्रांजिशन स्टेट में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए? 2. चाहे तो आप देख सकते हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 + 1 2. तो ये इस टाइप की रिएक्शंस को आप बोलते हो बायमोलिकुलर रिएक्शन. अब आप में से कुछ बोलेंगे सर एक एग्जांपल आया अभी उड़ते उड़ते हवा में कि 2HI गैस कन्वर्टेड इनटू H2 + I2, ये सर फर्स्ट ऑर्डर, ये बायमोलिकुलर होएगा कि यूनिमोलिकुलर? सर एक ही तो मॉलिक्यूल है भाई, क्या लिखा है? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना क्या आंसर आ रहा है? 2. ठीक है. नेक्स्ट. ठीक है. फिर यहाँ पे अब हम बात करते हैं ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस. नेक्स्ट इज ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस. तो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी आपकी कितनी होती है? 3. तो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी 3 होती है, बट ऐसी रिएक्शंस बहुत कम होती है. जैसे A2 रिएक्ट्स विद B2 रिएक्ट्स विद C2 एंड प्रोडक्ट आ गया 3, एंड प्रोडक्ट आ गया. ठीक है. आपके पास यहाँ पे A2 रिएक्ट्स विद B2
तो ट्राई मोलिकुलर कैसे है सर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1। तो जनरली मोलिकुलैरिटी 3 या इससे ज्यादा की रिएक्शन बहुत रेयर होती है, बिकॉज उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना बहुत डिफिकल्ट होता है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट से मतलब ही हमारे ट्रांजिशन स्टेट में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे उसी से तो हम क्या बताते हैं, मोलिकुलैरिटी। सो आप बोल सकते हो फॉर reactions involving 3, or for reactions involving 3 or more molecules, ठीक है, molecularity is defined rarely as negligible chances of effective collisions involving more than 3 molecules are very rare, और नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और मल्टी स्टेप रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और मल्टी स्टेप रिएक्शंस, those reactions which are completed in 2 or more steps में जो रिएक्शंस कंप्लीट होती है उन्हें आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन, in which each step is an elementary step. Each step is an elementary step. Each step is an elementary step. हर स्टेप अपने आप में क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेप। अब उसमें एक से ज्यादा स्टेप होंगे और हर स्टेप की स्पीड अलग अलग होगी। सो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे पता लगे, ऐसे में आप बोल सकते हो रेट ऑफ complex reaction is determined by, अब जैसे क्या होता है कि आप और आपके दोस्त, 4-5 दोस्त, आप गए घूमने, ट्रैकिंग करने, है ना, लेट्स सपोज। अब ट्रैकिंग में आप कोई रास्ता कितने टाइम में ट्रैक करोगे वो डिफाइन करेगा सबसे स्लो कौन चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होएगा, द स्लोएस्ट स्टेप नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है सर, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसको ही बोलेंगे जो हमारा क्या होएगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होएगा। ठीक है सर, इसी तरीके से आप बोल सकते हो मोलिकुलैरिटी, ऐसे में आप पूरी रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। मोलिकुलैरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कंप्लीट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मोलिकुलैरिटी नहीं डिफाइन कर सकते, बट मोलिकुलैरिटी फॉर ईच स्टेप इज डिफाइंड। ठीक है,
molecularity for each step can be determined. ठीक है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर complex reactions molecularity of rate determining step is assumed as molecularity of complete reaction. उसे हम अज्यूम कर सकते, एग्जैक्टली बोल नहीं सकते. ठीक है, सो जैसे अगर मैं आप बोलो सर कुछ एग्जांपल हो जाए, है ना. सो लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो ए बी के फॉर्म में बोलते हैं. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे ये पूरी थ्योरी होगी, तो अब मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, एक होगी एलिमेंट्री रिएक्शन. कैसी होगी? ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन. और बहुत अच्छा जो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो हम यूज भी करते हैं. और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है. बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जो आप SN1 SN2 पढ़ते हो ना, उसी के थ्रू. सो जैसे यहाँ पर आपके पास है OH माइनस, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस, और वो अटैक करने आ रहा है आपके किसके ऊपर? क्लोरोमीथेन के ऊपर. ठीक है, और यहाँ पर OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है. तो ये दोनों स्टेप, ये दोनों काम, अटैक ऑफ OH माइनस आयन एंड लिविंग ऑफ क्लोराइड आयन, ये एक ही बारी में हो रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर अच्छा एलिमेंट्री रिएक्शन में एक स्टेप, एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होगी उनमें फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. तो एलिमेंट्री रिएक्शन की एक और खास बात होती है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है. तो अगर सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है. ठीक है, खोजपूर्ण नहीं करते. और यहाँ पर अब आपके पास क्या होगा कि एक ही बारी में OH का अटैक हो रहा है और एक ही बारी में क्लोराइड आयन लीव कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन. एक ही स्टेप में हो रहा है. और जब मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूंगा इसका, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोमीथेन. और यहाँ पे दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो 1 1, और यहाँ पे भी ऑर्डर भी क्या आ गया? 1 1. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. सिमिलरली अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल आपको बताऊं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपके पास है टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है आपके पास, और अब आप अटैक करा रहे हो यहाँ पे सेम OH माइनस का, और जैसे आपने अटैक कराया आपके पास प्रोडक्ट आ गया CH3. ठीक है, CH3 OH प्लस Cl माइनस. बट ये एक स्टेप में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे OH अटैक करने जाएगा, इतना बल्कि ग्रुप है, आने ही नहीं देंगे, अटैक करने देंगे ही नहीं. सो जब हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं ना, तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में तो पहले ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बोलता है क्लोरीन तुझे टाटा बाय बाय. तो यहाँ पर क्लोरीन को ये बाय बाय कर देते बेचारे को. अब यहाँ पे जैसे ही क्लोरीन को निकालते हैं, ये जो जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है वो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा, कार्बन का भी लेके जाएगा, जिसकी वजह से ये कार्बन बन जाएगा कार्बोकैटायन क्लोराइड आयन. सो यहाँ पे आप बोलते हो कि कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस होती है ना, उनमें ट्रांजिशन स्टेट हर स्टेप में बनेगी, बट इंटरमीडिएट की भी फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन. और दिस स्टेप इज फास्ट, क्योंकि भाई भागो, क्लोरीन को भगाओ, तभी क्लोरीन भागेगा, तभी तो OH आएगा. और जैसे ही अब खाली हुआ, क्लोरीन निकला, कार्बोकैटायन बना.
ठीक है, ये कार्बन, अब इसके ऊपर किसका अटैक होएगा, OH माइनस, अब OH माइनस आएगा, है ना। अब ये तो यहाँ पे सॉरी, दिस इज नॉट योर फास्ट स्टेप, दिस इज योर स्लो स्टेप, क्योंकि भगाना है ना, इससे टाइम ले रहा है। जैसे ही खाली हुआ स्पेस, क्लोरीन निकल गया क्लोराइड आयन बन के, वैसे ही OH अटैक कर देगा नेक्स्ट स्टेप में, और वो स्टेप होएगा फास्ट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा आपके पास CH3, इधर आ जाएगा OH। और अब जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिखोगे तो हमेशा स्लो स्टेप के हिसाब से, और ऐसे में आपके पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिसाब से, तो रेट कांस्टेंट CH3 टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इधर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, आप एक पॉइंट देखो, यहाँ पे इसकी पावर आएगी 1, ऑर्डर 1, क्योंकि मैंने जैसे बताया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप होता है। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक पॉइंट और लिखना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, एलिमेंट्री में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ओनली, ठीक है। सो हियर कंप्लीट्स आवर टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप अच्छे से पढ़िए और PYQs ट्राई कीजिए, और आपको ये लेक्चर्स बहुत हेल्प करेंगे आपके PYQs को सॉल्व करने में और आपके एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लाने में, ठीक है। थैंक यू सो मच।